नमस्कार भाई लोग। देखिए, ये है आपके सामने जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा हुआ जो टोटल क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं कि ये रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो बुक है प्लेटफॉर्म का। इस बुक में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बहुत सारे इसमें इजी शिफ्ट भी रहे हैं और बहुत सारे आसान क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। लेकिन यदि आप आसान क्वेश्चन ही पढ़िएगा जो आपको आता है तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम जो है आपको अपने अनुभव के अनुसार पर आज मैं आपको इस वीडियो में जो है मैं आपको एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि आपने शायद ही कहीं पढ़ा होगा। और देखिए, ये वाला इस सेट में जो है मैं इससे पहले वाले सेट में हर सेट में मैं 80 to 85% तो मैं कर लेता था। लेकिन इसमें जो है मैं आप ऊपर में देख रहे हैं कि मात्र इसमें जो है हम 30% ही कर पाए, यानी कि ये शिफ्ट जो है वाकई में काफ़ी टफ रहा है। तो देखते हैं कि आप भी इस वीडियो को देख करके समझ लीजिए कि आखिर ये टफ था आखिर कितना क्वेश्चन। तो पहला सवाल आप लोग भी देख रहे होंगे, जैसे सवाल लिखा हुआ है कि फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मन के जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है बीजाणु है, पुष्प केसर है, फिर है पंखुड़ियां है और फिर बाह्य दल है। देखिए, तो मैं अभी आपको बता रहा था कि पुष्प के जो होते हैं टोटल 4 भाग होते हैं। एक होता है बाह्य दल पुंज, दूसरा होता है दल पुंज और फिर पुमंग और जायांग। इसमें जो है आप याद रखिएगा कि ये जो आपको जायांग है ना, ये जो है आपका मादा प्रजनन अंग है। वहीं पर अगर पुंकेसर की बात करें तो ये जो है आपका पुरुष प्रजनन अंग है। लेकिन इस सवाल में पूछा है कि फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा बीजाणु, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगले सवाल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO लिफो का जो पूर्ण रूप क्या होता है? तो आपको भी पता होगा। इसको कैसे कहते हैं? लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ आप ऑप्शन में देख रहे होंगे लास्ट इन फिनिश आउट, यहाँ लॉस्ट देख रहे हैं कितना नज़दीक नज़दीक ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 दिख रहा होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि 2 का जो है आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसके अलावे आप पढ़े होंगे LAN लैन, जिसका मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसके अलावे अभी आप जब 4G अभी नया नया जो सिम आया हुआ था तो उस समय आप सुनते होंगे LTE सपोर्टेड मोबाइल। LTE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन होता है LTE। L का मतलब क्या होता है? लॉन्ग, T का टर्म, E का मतलब इवोल्यूशन, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन हो गया LTE। इसके अलावा एक और वर्ड याद रखिएगा LSD। LSD का मतलब क्या होता है? लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। LSD का क्या होता है? लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। इसके अलावा आप देखिए, अभी शुरू से हम लोग फिर से बार आपको रिवीजन करवा देते हैं। LAN लैन का मतलब हम लोग क्या देखे? लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद हमने देखा था LTE। LTE का मतलब लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। और फिर हमने देखा LSD मतलब लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो ये आपको फुल फॉर्म आपको याद रखना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। और ये पूछा हुआ है तो समझ लीजिए कि ये इम्पोर्टेंट ही है, दोबारा भी तो पूछ सकता है। देखिए, विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? तो अब देखिए, विद्युत धारा का जो है तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण, यहाँ आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा फ्यूज। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए फ्यूज बनता किससे है? तो याद रखिएगा, ये फ्यूज जो बनता है ना, तो इसमें आपका PB होता है और फिर SN होता है। PB और SN का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है शीशा और फिर टीन का इस्तेमाल होता है। और इस फ्यूज के बारे में और एक बात याद रखिएगा कि इसका जो है तो होता है ना प्रतिरोध जो होता है ना वो बहुत उच्च होता है, लेकिन इसका जो गलनांक होता है ना वो बहुत ज़्यादा निम्न होता है। और इस फ्यूज को हम लोग जब भी सर्किट में लगाते हैं तो वो आपको भी पता होगा कि किसी भी
उपकरण को जो हम लोग लगाते हैं वो दो तरीके से लगाते हैं। एक लगाते हैं समांतर क्रम और दूसरा होता है श्रेणी क्रम। तो याद रखिएगा कि ये जो है आपका फ्यूज को जब भी हम लगाते हैं तो वो किस में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में। देखिए हमने इसके बारे में क्या क्या बताया, फिर से रिवीजन करवा देते हैं कि तापीय प्रभाव मतलब कि ताप पर डिपेंड कौन करता है, फ्यूज करता है। फ्यूज किससे बनता है तो याद रखिएगा हमने क्या क्या बताया कि सीसा और टीन यानी कि पीबी और एसएन से मिलकर बना होता है। देखिए और फिर हमने क्या बताया कि फ्यूज का जो होता है गलनांक वो बहुत ज़्यादा निम्न होता है और इसका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ज़्यादा उच्च होता है। और इसको हम लोग कैसे लगाते हैं तो श्रेणी क्रम में लगाते हैं, समांतर क्रम में इसको नहीं लगाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा होगा, ऐसे कर देते हैं। चलिए अगला सवाल जो है दिख रहा होगा कि कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। देखिए स्पीड तो उसमें होता ही है, एक्यूरेसी भी उसमें होता है, डेटा स्टोरेज तो वो करता ही है, लेकिन इंटेलिजेंस क्वोशेंट, देखिए इंटेलिजेंस क्वोशेंट जब आप एग्जाम में पढ़िएगा ना तो आप सोचिएगा कि ये है क्या। तो अगर इसको हम इसका अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे ना IQ, तो एक बार में समझ जाइएगा। देखिए मनुष्य का IQ होता है, लेकिन कंप्यूटर जो कि निर्जीव चीज़ है उसका IQ नहीं हो सकता है। तो ये जो है IQ ये उसकी विशेषता है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सवाल में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय खदान, वो भारत में ही होना चाहिए और दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है। देखिए सबसे पहला बात तो आपको बता दें कि यूरेनियम के मामले में जो है हमारा भारत पहले आत्मनिर्भर नहीं था, लेकिन जब से तुमलापल्ली खदान की खोज हुई है तब से जाकर के जो है हमारा देश यूरेनियम के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका है। देखिए आपके भारत में जो है टोटल 3 जगह यूरेनियम का खदान है। एक है आपका झारखंड में, दूसरा है आपका कर्नाटक में और तीसरा जो है वो आपको हुआ है आंध्र प्रदेश में। पहला जो है वो है आपको झारखंड में, झारखंड उसका नाम है जादूगोड़ा। क्या नाम है, जादूगोड़ा। और फिर दूसरा जो है वो है गोगी। गोगी कहाँ है तो ये आप याद रखिए, गोगी जो है वो आपका कर्नाटक में। और तीसरा जो है ना, तीसरा है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। और ये जो है तुमलापल्ली में है, आंध्र प्रदेश के तुमलापल्ली में है। तो यहाँ से जो है ना सबसे ज़्यादा खदान है। तो भारत में टोटल कितना जगह है खदान, तो 3 जगह है। कौन कौन सा, एक हो गया जादूगोड़ा झारखंड, दूसरा कौन सा है गोगी कहाँ है कर्नाटक में है, तीसरा कौन सा है तुमलापल्ली खदान। इसकी खोज जो है ना 2012 के लगभग में हुआ था ये इसकी खोज। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है तो आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ली खदान। और अगर बात किया जाए पूरे भारत में, पूरे विश्व में जो है सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन कहाँ से होता है तो याद रखिएगा वो है कजाकिस्तान। कहाँ होता है, कजाकिस्तान में। और आप यहाँ से ये भी याद रखिएगा कजाकिस्तान की राजधानी क्या है तो ताशकंद। आपको पता होगा तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, सॉरी तजाकिस्तान की राजधानी ताशकंद नहीं है, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि ताशकंद के बारे में। देखिए हमको कन्फ्यूजन हो गया था, इसलिए हम आपको कंफर्म करने के लिए थोड़ा सा हम समय लिए थे। ताशकंद जो है, ताशकंद जो है ये आपको मिल जाएगा उज्बेकिस्तान में। कहाँ है ये, उज्बेकिस्तान में है। लेकिन अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कजाकिस्तान की। किसकी बात कर रहे हैं तो कजाकिस्तान की। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है तो याद रखिएगा नूर सुल्तान है इसकी राजधानी। कहाँ है इसकी राजधानी, नूर सुल्तान। देखिए यदि आप इसको एक जगह पर याद कीजिएगा ना राजधानी, तो अक्सर आप भूल जाइएगा और याद करना भी मुश्किल रहेगा। लेकिन बीच बीच में नया नया चीज़ आपको मिल जाता है, अगर वहाँ से आप याद कर लेते तो वो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहे, क्योंकि आप उसको अलग तरीके से पढ़े होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन है कि भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था तो भारत का पहला, तो वो कहाँ किया गया था तो याद रखिएगा अहमदाबाद, गुजरात में है ये अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद में कब स्थापित किया गया था 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन की। अब हम बात करें कि DRDO की स्थापना कब हुई थी तो आपको भी पता होगा DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। कब हुई थी 1958 में हुई थी। और वहीं पर बात करें कि इसरो जो है भारतीय
जो अंतरिक्ष अनुसंधान है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। देखिए, ये इसकी स्थापना 1969 में नहीं हुई थी, इसकी जो वास्तविक स्थापना थी ना वो 1962 में ही हो गई थी, डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा। लेकिन उस समय इसका नाम इसरो नहीं पड़ा था, उस समय जो है एक बस ऐसे अनुसंधान समिति के नाम से इसकी स्थापना हुई थी, और 1969 में जाकर के इसका नाम दिया गया था इसरो। और पता होगा कि 1962 में ही VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की स्थापना कहाँ की गई थी? त्रिवेंद्रम केरल में किया गया था इसकी स्थापना। ठीक है, तो यहाँ हमने आपको सारा बात बता दिया। इसके अलावा आप याद रखिएगा कि भारत में जो पहला अंतरिक्ष मिशन जो किया गया था वो किया गया था कब किया गया था? 1975 में किया गया था। और किस नाम से किया गया था? तो आर्यभट्ट के नाम से किया गया था। और कहाँ से किया गया था? तो रूस में एक जगह है वोल्गोग्रेड। क्या नाम है रूस में? वोल्गोग्रेड, वहीं से किया गया था। और फिर दूसरा जो किया गया था ना वो 1979 में किया गया था, उसका नाम था भास्कर फर्स्ट नाम था, भास्कर फर्स्ट। और उसको जो छोड़ा गया था वो भी जो है रूस से ही छोड़ा गया था। लेकिन इसके बाद जो हम लोग बात करते हैं एकदम भारत से जो छोड़ा गया था वो उसके 1 साल के बाद यानी कि 1980 में छोड़ा गया था। और 1980 में जो छोड़ा गया था वो याद रखिएगा क्या नाम था उसका? RS-1। इसी को कहते हैं दूसरा नाम में रोहिणी। क्या कहते हैं इसका दूसरा नाम? इसका दूसरा नाम है आपका रोहिणी। और फिर 1991 में 1981 में जो है फिर से एक छोड़ा गया था, एप्पल नाम था इसका नाम क्या था? एप्पल। और ये जो छोड़ा गया था ना ये फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया था। और फिर एक और आप याद रखिएगा SRE-1। क्या नाम था? SRE-1। ये जो छोड़ा गया था ये आपको छोड़ा गया था 2007 में छोड़ा गया था। और ये कहाँ से छोड़ा गया था? तो आपका श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। और हाँ, 1980 क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस 1980 में जो है सैटेलाइट भी आपका भारतीय था। और इसका लॉन्च पैड जो उसको लॉन्च किया गया था वो भी भारत से ही किया गया था। कहाँ से किया गया था? तो भारत का विमोचन केंद्र आपको भी पता है, श्रीहरिकोटा। कौन सा नाम है? श्रीहरिकोटा। यहाँ से ही लॉन्च किया गया था इसको। ठीक, अगला सवाल देखिए। कुछ जीव जो होते हैं वो अकार्बनिक, ये अकार्बनिक लिखा हुआ है, स्रोतों से प्राप्त साधारण खाद्य सामग्री का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में करते हैं। इन जीवों को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसको कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स, यानी कि स्वपोषक। देखिए, पोषण जो है आदमी 2 तरीके से करता है। एक कि दूसरे पर आप डिपेंड रह करके, दूसरा कि आप किसी पर डिपेंड नहीं रह करके। तो ये दूसरा वाला जो है यही है आपका स्वपोषण यानी कि ऑटोट्रॉप्स। और प्रपोषण जो होता है वो भी 3 तरीके से होता है। एक होता है मृतजीवी पोषण, जिससे कि आप मृत जीव से प्राप्त करते हैं। परजीवी पोषण मतलब कि कोई दूसरे जीव पर आधारित रहते हैं। और एक होता है प्राणिसम पोषण। इसका मतलब क्या है? तो वह पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। तो आपको इससे कुछ खास मतलब है नहीं, आपको बस 2 चीज याद रखना चाहिए, स्वपोषण, प्रपोषण। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में क्या कह रहा है? अगला सवाल ये है कि पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो आपको भी याद होगा नाइट्रोजन। कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो वह है आपका नाइट्रोजन। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे वायुमंडल में टोटल कितने नाइट्रोजन हैं? तो आपको भी पता होगा 78% है। कितना है? 78% है। और फिर ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन जो है वो आपका 21% है। ठीक है। और अगला सवाल जो है आपका
यहाँ से देख लीजिए, अगला सवाल आपका ये रहा। सूचनाओं का जो संचय होता है न्यूरॉन के किस भाग में होता है? आपको पता होगा कि हमारे दिमाग में जो होता है, कोई भी चीज़ हमारे शरीर में किसी भी जगह पे होता है तो वो हमारे तुरंत दिमाग तक पहुंचता है। तो वो पहुंचाता कौन है? तो न्यूरॉन पहुंचाता है। अच्छा, अगर न्यूरॉन पहुंचाता है तो इसके किसी न किसी भाग में तो सूचना रहती होगी, तो उसका नाम पूछा गया है। उसका नाम क्या रहता है? ध्रुमाश्म है। क्या नाम है? ध्रुमाश्म। नाइट्रोजन जो है न्यूरॉन के जो है ध्रुमाश्म में ही सूचनाओं का संग्रह होता है। अब आप कहेंगे कि न्यूरॉन होता क्या है? न्यूरॉन होता क्या है? तो तंत्रिका तंत्र की जो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है उसी को बोलते हैं न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को ही क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। और अगला सवाल देखिए आपके सामने कुछ इस तरह है, इसको आप देखिए क्या कह रहा है। सामान्य परिस्थितियों में पेट की आंतरिक परत को अम्ल की क्रिया से कौन बचाता है? अब आप सवाल देखिएगा ना तो आपको लगेगा कि भाई एंजाइम बचाता है, या विली बचाता है, बलगम बचाता है, या जठर ग्रंथि बचाता है। जठर ग्रंथि तो नहीं बचाता है। कैसे? वो भी आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले विली को देखिए। ये विली है क्या? तो विली जो है ना, ये मनुष्य की छोटी आंत में असंख्य छोटे छोटे उंगली नुमा आकार होता है। तो ये किस में चला गया? छोटी आंत में चला गया। तो छोटी आंत में अगर चला गया उंगली नुमा आकार, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। उसके बाद आता है अमाशय में। देखिए, पेट जब भी हम लोग बोलते हैं ना, पेट का मतलब ही होता है कि पेट का मतलब हो गया अमाशय। पेट का मतलब क्या हो गया? अमाशय। अमाशय में जो है ना एक ग्रंथि होता है, इसका नाम है गैस्ट्रिक ग्रंथि। क्या नाम है? गैस्ट्रिक ग्रंथि। और इस गैस्ट्रिक ग्रंथि से जो है ना गैस्ट्रिक रस निकलता है। अब देखिए, गैस्ट्रिक रस निकलेगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो हेबेर करेगा। उसमें क्या सब होता है? तो याद रखिएगा, आपका होता है HCl, फिर होता है पेप्सिनोजेन, और फिर होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। ये सभी होता है। और इसमें जो HCl जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, जो कि आपके शरीर को प्रभावित कर सकता है। इसलिए जब भी कोई आदमी ज़्यादा देर तक भूखा रह जाता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि उसके गैस्ट्रिक ग्रंथि से ज़्यादा गैस्ट्रिक रस निकलता है, जिसकी वजह से HCl की मात्रा बढ़ जाती है। और उस कंडीशन में जो आपके शरीर को, आपके आंतरिक संरचना को जो बचाने के लिए जो बलगम जो होता है ना, वो भी खत्म हो जाता है। और इसके खत्म हो जाने के बाद जो है आपको कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है। तो इसलिए अगर आप देर से खाना खाते होंगे तो इस आदत को सुधारें। और बलगम जो होता है, जो हमारे मुंह से निकलता है सर्दी खांसी में, तो ये जो है आपके शरीर, देखिए आपके शरीर में कोई भी चीज़ जो है वो बेकार नहीं है। वो जब भी है तो वो किसी ना किसी काम का है ही। अब देखिए, बलगम जिसको कि हम लोग समझते थे कि ये बेकार चीज़ होता है, लेकिन नहीं, ये बलगम जो है वह हमारे पेट की आंतरिक परत को बचाता है अम्ल से। और कौन से अम्ल से? तो HCl। देखिए, ये जो था आपका साइंस पार्ट था। ये जो था आपका साइंस पार्ट था। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं, सामान्य अध्ययन देखने जा रहे हैं, मतलब कि इसमें जो है आपको जनरल सवाल है। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य। अब आपको भी पता होगा, संयुक्त राष्ट्र में टोटल 5 ही है अस्थायी सदस्य। उसका नाम क्या क्या है? तो आप ऐसे बोल सकते हैं ABCFR। ठीक है। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। ABCFR। ठीक है। अमेरिका, ABC कोई आदमी था, इस पर FIR कर दिया गया, ऐसे याद रख सकते हैं आप। ABC था कोई, इस पर FIR कर दिया गया, तो ये क्या हो गया? ABCFR। ठीक है। तो आप इसमें देख लीजिए कौन सा है? चीन जो है आपका आंसर हो जाएगा। ये जो है आपका अस्थायी सदस्य में है। और बाद बाकी आप ये भी याद रखिएगा कि 5 जो होता है ना वो आपका अस्थायी होता है, और 10 जो रहता है वो आपका अस्थायी रहता है। और ये 10 जो है अस्थायी सदस्य, ये 2-2 साल पर बचते रहता है। मतलब कि 2-2 साल पर जो है ये 2-2 साल पर जो है ये चेंज होते रहता है। ठीक है। और अभी जो है भारत, अभी जो है भारत, वो आपका अस्थायी सदस्य में है। ठीक है। और अगर बात करें कि
संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आधिकारिक भाषा है वो दो ही भाषा है, वो कौन कौन सा है? तो एक इंग्लिश है और दूसरा फ्रेंच है। लेकिन इसके अलावा 4 अन्य भाषाएं हैं। 4 भाषाओं में कौन कौन सा है देखिए। अभी हमने बताया कि इसमें कौन कौन सा सदस्य है, तो आप कहेंगे ABCFR। तो अमेरिका ब्रिटेन, इसका इंग्लिश तो आ ही गया, फ्रांस का फ्रेंच आ गया, चीन का चीन नहीं ना आया है, तो इसमें आप रख लीजिए एक चीनी हो जाएगा। और फिर रसिया नहीं आया है तो एक आपने रसियन को रख लीजिए। और फिर इसके अलावा जो एक और भाषा है वो है आपका स्पेनिश, स्पेन का ये भाषा है। और ये भी याद रखिएगा, स्पेनिश भाषा का दूसरा नाम जो है ना कास्तेलानो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए ये सवाल जो है ना एग्जाम में पूछा हुआ सवाल, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। एक है ये स्पेनिश का ही एक दूसरा नाम कौन सा होता है? कास्तेलानो, ठीक है। और एक और भाषा है वो है अरबी। कौन सी भाषा है? तो अरबी भाषा है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ में इसका प्रयोग किया जाता है। आधिकारिक भाषा तो 2 ही है, बाद बाकी और 4 भाषाएं हैं जिसका कि आप प्रयोग किया जा सकता है वहाँ पर, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है। अगर आप मूवी से इंटरेस्ट रखते हैं तो बढ़िया बात है, नहीं रखते हैं तो रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। सवाल में कह रहा है कि कुलीन जमींदारी के पतन के बारे में सत्यजीत राय की जो प्रसिद्ध फिल्म है वो कौन सी है? सबसे पहली बात बता दें कि ये जल सागर जो देख रहे हैं और ये जो आप देख रहे हैं अपूर संसार, ये भी आपका उन्हीं का है। और पाथर पंचाली भी बोलते हैं, ये जो है ना आपका कोई बंदोपाध्याय ऐसा ही कुछ नाम था इनके लेखक का। इन सभी चारुलता भी शायद इन्हीं का है, लेकिन हम इसके बारे में कन्फर्म है नहीं। तो भाई लोग याद रखिएगा कि इसमें ये क्या कहते हैं, जमींदारी के पतन के जो बारे में बताया गया है, जमींदारी के जो पतन के बारे में बताया गया है वो किस में बताया गया है? तो जल सागर में बताया गया। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये रिलीज कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये जो रिलीज हुआ था वो 1958 में ये रिलीज हुआ था, ठीक है। ये हो गया 1958 में। और अपूर संसार ये कब किया गया था? तो ये जो है 1959 में इसको किया गया था, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना चाहिए था कि अपराजितो, जलसा, अभियान, पाथेर पंचाली, ये सब जो है सत्यजीत रे की ही मूवी है, सत्यजीत राय कहिए। और ये भी याद रखिएगा कि इनको जो है भारत रत्न भी मिल चुका है। अब कहिएगा कि कब मिल चुका है, तो आंसर में कहिएगा 1992 में जो है इनको भारत रत्न मिल चुका है। अब देखिए इनको 1992 में इनको भारत रत्न भी मिल चुका है, और फिर इसी में जो है ना इनको ऑस्कर अवार्ड, इनको जो है ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है। 1992 में जब इनको अवार्ड मिलना था तो इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो ये लेके मतलब वहाँ गए नहीं थे, बल्कि इनको पहुँचाने के लिए वो खुद से आया हुआ था 1992। और इनकी मृत्यु भी जो है ना 1992 में ही हो गई थी। अब देख रहे हैं यहाँ से। अब देखिए भारत में जो सिनेमा जो है, सिनेमा की शुरुआत अगर बात किया जाए पूरे विश्व में, तो 2 व्यक्ति थे, एक थे निकोलस और दूसरे थे लुमिये। एक थे निकोलस और दूसरा था लुमिया या लुमिये, ऐसे कुछ नाम था। तो इन दोनों ने मिलकर के जो है ना सिनेमा का शुरुआत किया था। लेकिन भारत में अगर बात किया जाए, भारत में सिनेमा जगत का जो है अगर पूछा जाए कि कौन है इनके जनक, तो कहिएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के हैं इसके, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1969 में की गई थी। और ये सबसे पहले किनको दिया गया था, तो देविका रानी रोरी को जो है सबसे पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। लेकिन वहीं पर अगर कहे कि राज्यसभा में मनोनीत होने वाली जो प्रथम अभिनेत्री थी वो कौन थी? नरगिस दत्त थी।
कौन थी? नरगिस दत्त। और इसी नरगिस दत्त को जो है सबसे पहले 1958 में, ये सवाल पूछा गया है, देखिए हम आपको जो भी सवाल बताएंगे वो हर सवाल जो में पूछा हुआ है, 1958 में जो है नरगिस दत्त को पद्मश्री मिला था। और इनके मिलने के बाद, इनके मिलने के जस्ट 1958 में ही इनको भी मिला था। क्या नाम था? देविका रानी रोडिक को। देविका रानी रोडिक को तो मिल गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार, लेकिन नरगिस दत्त को नहीं मिल पाया। ठीक है, और ये राज्यसभा मनोनीत होने वाले भी प्रथम अभिनेत्री थे। ठीक है, अगर हम बात करें कि भारत में जो है पहला फिल्म जो बना था उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। क्या नाम था? उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र नाम था उसका। ठीक है ना, और ये कब आया था? तो 1913 में ये मूवी आई थी राजा हरिश्चंद्र। और ये मूक फिल्म था, इसमें कोई आवाज़ नहीं था, बिल्कुल शांत मूवी था। और इसके जस्ट 1931 में जो एक मूवी आई थी उसका नाम था आलम आरा। क्या नाम था? उसका नाम था आलम आरा। आलम आरा जो मूवी था, आलम आरा, इसका जो निर्देशन किया था वो था आरदेशर ईरानी। और ये जो था आवाज़ वाला मूवी था आरदेशर आलम आरा, और राजा हरिश्चंद्र जो था उसमें बिल्कुल आवाज़ नहीं था। अगला सवाल देखिए इस सवाल पर हम बहुत ज़्यादा लेक्चर दे दिए, लेकिन इतना ज़्यादा लेक्चर देंगे तो आपका समय बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रहा है, तो हम कोशिश यही करेंगे कि जल्दी जल्दी हमारा ख़त्म हो जाए। देखिए नृत्य दिवस की बात हो रही है, तो देखिए दिवस तो बहुत सारा होता है, तो आपको याद रहेगा नहीं, तो याद रखने के लिए क्या कीजिएगा? तो ट्रिक लगाइएगा। कैसे? देखिए 29 का मतलब समझ लीजिए गुंती। कोई लड़की है, मान लीजिए गुंती नाम की कोई लड़की, गुंती ऊपर में नृत्य कर रही है। हो गया? नहीं हुआ? गुंती से हो गया 29, ऊपर से हो गया अप्रैल, क्या कर रही है? नृत्य कर रही है। तो ये हो गया। अब यहाँ से आप एक और चीज़ याद रखिएगा, 29 अप्रैल तो हो गया आपका नृत्य दिवस। अगर नृत्य करेगी तो ठीक है 27 अप्रैल। देखिए 27 अप्रैल को जो होता है वो होता है विश्व ग्राफिक्स दिवस। क्या होता है इस दिन? विश्व ग्राफिक्स दिवस। अब देखिए किसी का, देखिए ये जो थोड़ा सा वल्गैरिटी इसमें आ गया है इस ट्रिक को बनाते समय, इसलिए इसको रहने देते हैं, हटाइए। चलिए हम लोग अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है? भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग, किसकी बात हो रही है? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा वो कब हुई थी? तो 1953 में हुई थी इसकी स्थापना। कब हुई थी? 1953 में। अब इसके बारे में देखिए आपको याद बता देते हैं। 1952 की बात है, 1952 नहीं, ऐसा कहिए कि जब हमारा अंग्रेज जो है वो भारत जब छोड़ के गया था ना, तो हमारे पूरे भारत को 3 भाग में बांट के गया था, ए में, बी में, सी में, डी में। ए में जो है आपको रख दिया गया था पूरा प्रोविंस स्टेट, मतलब कि ब्रिटिश स्टेट को रख दिया गया था। इसमें जो है आपका प्रिंसली स्टेट को, इसमें कमिश्नर को रखा गया था, और इसमें जो है आपका क्या कहते हैं उसको, केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया था। तो इसमें आपको बहुत दिक्कत आती थी। विभिन्न भाषा भाषी के लोग को जो है एक की कैटेगरी में बांट दिया गया था। इसलिए 1952 में क्या हुआ कि एक व्यक्ति उठे और इन्होंने कहा, देखिए हमारे देश की भाषा, हमारे राज्य की भाषा है तेलुगु, हमको तेलुगु तक ही रहने दीजिए, और हमको बेसी क्षेत्र में हमको नहीं जाना। अब बताइए तेलुगु कहाँ की भाषा है? तो आंध्र प्रदेश की भाषा है। तो 1952 में ही आंध्र प्रदेश की मांग होने लगी। तो 1952 में जब मांग होने लगी तो इसको उठाने के लिए एक व्यक्ति आए, इसका मैं आपको नाम लिख देता हूँ, पोट्टी श्री राम लुलू। ये व्यक्ति जो थे मांग करने लगे कि हमको एक अलग राज्य बना दो। तो महात्मा नेहरू जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम लोग को अलग राज्य कैसे बना देंगे। तो इसी क्रम में क्या हो गया, पोट्टी श्री राम लुलू जो है ये 56 दिन के लिए हड़ताल पे बैठ गए। कहीं आपको 58 भी दिखता है, कहीं आपको 56 भी दिखता है, लेकिन एग्जैक्टली जो है वो 56 ही दिन बैठा होगा। और 56 दिन बैठने के बाद जो है ये गए मर।
1952 में। जैसे ही मरे कि बस तहलका मच गया पूरा आंध्र प्रदेश में कि भैया ये सरकार कैसी सरकार है, नहीं मानेंगे, कैसे नहीं मानेगी, बस दावा ठोक दिया। तो अगले जाकर के ये सब जब कंडीशन शुरू हुआ तो 1953 में जो है आंध्र प्रदेश की भी स्थापना हो गई भाषा के आधार पर। और फिर 1953 में ही सोचा गया, अब 1953 में जैसे ही आंध्र प्रदेश का स्थापना आंध्र प्रदेश का गठन हुआ राज्य का, उसके बाद जो है और भी राज्य मांग करने लगा कि हमको भी अलग कर दो। गुजराती बोला कि हमको अलग कर दो। उधर आंध्र कर्नाटक बोला कि भैया हमारा भाषा कन्नड़ है, कन्नड़ हमको अलग कर दो। फिर उधर केरल वाला बोला कि हमारा तो मलयालम भाषा, हमको अलग कर दो। तो बस इसके बाद जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की बात की जाए तो वो भी 1953 में ही स्थापना गठन किया गया था इसका। और आंध्र प्रदेश की भी स्थापना जो है 1953 में ही की गई थी। लेकिन अगर ये कहा जाएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो है इन्होंने कब दिया था अपना रिपोर्ट, तो कहिएगा 1956 में दिया था। और इस 1956 में क्या हुआ था कि कहा दिया गया कि ठीक है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सही है। और इसने जो है टोटल भारत को बांट दिया था उस समय 14+6 यानी कि 14 जो है वो राज्य, ठीक है, अच्छा वो जो है केंद्र शासित राज्य में बांट दिया गया था। देखिए आपको हम जो भी कुछ बता रहे हैं ना, हर सवाल जो है ना एग्जाम में पूछा हुआ, एक भी सवाल को ऐसा मत समझिए कि मतलब फालतू का हम आपको बता रहे हैं। हर सवाल जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ इसलिए हम आपको बता रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सवाल में कह रहा है, क्या कह रहा है जरा देखिए। भारत में राजनीतिक शब्दावली में आया राम गया राम ये किसकी व्याख्या के लिए लोकप्रिय हुई? तो याद रखिएगा आया राम गया राम, गया किस नाम में आपको गया दिख रहा है? तो आप कहिएगा बी में दिख रहा है, तो आपका यही आंसर होगा। अब इसके पीछे रीजन के बारे में बतलाते हैं। बात थी वो 1967 की। 1967 में हरियाणा में हुआ ये कि वहाँ एक व्यक्ति थे, उनका नाम था भागवत दयाल शर्मा। क्या नाम था? भागवत दयाल शर्मा। और इनको जो है अपने जीत करके आए और शपथ ले लिए। और शपथ लेने के बाद जो है ना 12 विधायकों ने इससे इस्तीफा दे दिया, जिसके वजह से इनका सरकार जो है गया गिर। ठीक है, अब इसका जब सरकार गिरा भागवत दयाल शर्मा का, तो इसके बाद कौन आया? राव वीरेंद्र सिंह। ये व्यक्ति आए और ये व्यक्ति वहां बन गए वहां के मुख्यमंत्री। तो ये सब कुछ तो ठीक ठाक रहा, लेकिन बीच में एगो व्यक्ति फंस गया। कौन? तो गयालाल फंसा नहीं, बल्कि ये खुद ऐसा घटिया काम करबे किया था कि फंसने वाला। ये क्या था कि 9 घंटा के भीतर ये गयालाल जो है 9 घंटा के भीतर दो पार्टी बदला। मतलब एक बार कांग्रेस में आया और कांग्रेस को छोड़ दिया। उसके बाद 15 दिन के अंदर जो है ना गयालाल जो है वो संयुक्त मोर्चा में जाके घुस गया। किसमें घुस गया? संयुक्त मोर्चा में। इसके वजह से वहां के जो नए मुख्यमंत्री बने थे, कौन बने थे? राव वीरेंद्र सिंह। इन्होंने क्या किया कि कहा कि इनके लिए नाम रखा। इन्होंने नाम दिया क्या? कौन सा नाम दिया? तो आया राम गया राम। ठीक है, चलिए अगले सवाल की हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता था? आपको भी पता है, तुरंत हमने आपको बताया। तो उसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? विशालांध्र आंदोलन। उसका नाम क्या था? विशालांध्र आंदोलन था। अब उस समय तो आंध्र प्रदेश की स्थापना तो हुई थी भाषा के आधार पर, लेकिन अभी जो है वो 2 जून 2014 को उसको भी अलग कर दिया गया और उससे बना दिया गया कौन सा? तेलंगाना जो क्षेत्र बनाया गया है ना, वो आपको एक विकास के स्तर पर उसका स्थापना किया गया है। और
देखिए अगर अभी पूछा जाए ना कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो वो है अभी भी आंध्र प्रदेश ही है, हैदराबाद ही है। 10 साल तक वहाँ का वही रहेगा, यानी कि 2024 तक अगर पूछा जाएगा कि वहाँ की राजधानी कहाँ है, तो कहिएगा हैदराबाद है। उसके बाद बनेगा आपका अमरावती, उसके बाद बनेगा आपका विशाखापत्तनम, और फिर उसके बाद बनेगा आपका एक और कौन सा है, कुर्नूल। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। अमरावती में क्या होगा, तो यहाँ विधायक लोग बैठेंगे, यानी कि यहाँ जो है आपका ऐसे ही विधायक से संबंधित है। विशाखापत्तनम जो है कार्यकारिणी, और कुर्नूल जो है ये प्रशासनिक राजधानी होगा। हाँ, विधायक क्या राजधानी होगा ये, विशाखापत्तनम जो है कार्यपालिका राजधानी होगा, कार्यकारिणी राजधानी, और फिर ये जो है आपका प्रशासनिक राजधानी हो जाएगा। टोटल 3 राजधानी यहाँ का हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ हम इसमें भूल गए, आयाराम गयाराम में गयालाल के साथ में जो एक घटना हुआ था, और कि जब इन्होंने गयालाल ने इतना घटिया काम किया था 1967 में, तो इसके लिए राजनीति में अस्थिरता लाने के लिए क्या किया गया कि 1985 में, कब 1985 में संशोधन किया गया। वो जो संशोधन था वो था आपका 52वां संविधान संशोधन। कौन सा था आपका 52वां संविधान संशोधन। इसमें क्या कहा गया, इसमें जो है 10वीं अनुसूची जोड़ा गया और कहा गया कि ये दल बदल जो करते हैं ना, ये कानून अपराध है, जो भी कीजिएगा ना तो उसको कानूनी रूप से उसको रद्द कर दिया जाएगा। बस हो गया खेल खत्म। ठीक है, चलिए हम लोग अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। सवाल गजब का है, सवाल एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, बार बार पूछा जाता है ये सवाल। सवाल में कह रहा है कि 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो देखिए एशिया में जो सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था ना, वो भी अब भारत में भी, वो कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। अब इनको किस चीज़ के लिए मिला था, तो वो मिला था गीतांजलि के लिए मिला था। किसके लिए मिला था, तो गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था। अब देखिए भारत में जब भी राष्ट्रगान गाया जाता है, तो उसको जो सबसे पहले गाया था 1911 में ही कलकत्ता अधिवेशन में, और फिर 1912 में वो प्रकाशित हुआ था। किस नाम से, तो ये पूछा हुआ सवाल है, किस नाम से, तो भारत भाग्य विधाता के नाम से जो 1912 में गठन मतलब उसको प्रकाशित किया गया था। और वो गाया कब किया गया था, 1911 में। देखिए हमारे मुंह से जो भी निकल जाए इस वीडियो को दौरान समझ लीजिएगा वो एग्जाम में पूछा हुआ। का है कि हम जो है एग्जाम में पूछा हुआ ही सवाल पढ़ते हैं, बाद बाकी फालतू सवाल कुछ पढ़वे नहीं करते। चलिए यहाँ से एक बार और आप याद रखिएगा कि 1912 में तो इनको मिल गया, 1913 में मिल गया। उसके बाद जो किनको मिला, तो याद रखिएगा वो थे प्रकाश प्रकीर्णन का जो खोजा था, उनका नाम था सीवी रमन। हम नाम भी देखिए भूल जाते हैं, क्या नाम था उनका, सीवी रमन। इन्होंने क्या किया था, इनका जन्म जो हुआ था ना वो 1888 में हुआ था। कब हुआ था, 1888 में हुआ था। और इनका जन्म शायद इरोड या तिरुचिरापल्ली, शायद इरोड में ही इनका जन्म हुआ था, तमिलनाडु में ही जन्म हुआ था इनका, इरोड में जन्म हुआ था सीवी रमन का। चंद्रशेखर वेंकट रमन जिनको बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया था कि 1928 में प्रकाश के परिकिरणन पर खोज किया था, और फिर 1929 में इनको नाइट की उपाधि दी गई थी 1929 में, और फिर 1930 में जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, और 1930 के अलावे गलती हो गया भाई गलती हो गया, 1930 ईस्वी में जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब इनके बारे में याद रखिए, इनको भारत रत्न सबसे पहले मिला था। सीवी रमन को भी भारत रत्न मिला था कब, 1954 में। 1954 में ही गठन हुआ था भारत रत्न का। ये कब दिया जाता है, तो यही क्या कहते हैं 26 जनवरी के दिन दिया जाता है, गणतंत्र दिवस के दिन जो दिया जाता है। और ये सीवी रमन को भी दिया गया था 1954 में। और इनकी मृत्यु जो हुई थी ना वो 1966 में तो मृत्यु हुई थी किनकी, तो पहले बात तो होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु हुई थी। आपको याद नहीं होगा लेकिन अभी से आप याद रख लीजिए, 1966 में जो होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु हुई थी। और 1966 में ही आपका ताशकंद समझौता हुआ था, और ताशकंद समझौता में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी।
ठीक है, चलिए हम लोग अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल में जो है आपको प्रीवियस जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ सारा का सारा मैं आपको इसमें चाहता हूँ कि डिस्कस कर दो। और इसके साथ में आप ये भी याद रखिएगा, ये तो हो गया रविंद्रनाथ टैगोर का, फिर हो गया आपका सीवी रमन का। अब देखिए 1968 में ही 1968 में ही हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के मामले में दिया गया था। चिकित्सा के मामले में दिया गया था। रुकिए एक मिनट रुक जाइए। 1968 में ही जो है हरगोविंद खुराना को मिला था नोबेल पुरस्कार। वो भी किस क्षेत्र में, तो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था 1968 में। ठीक है, उसके बाद आपको ही पता होगा मदर टेरेसा के बारे में। मदर टेरेसा के बारे में आपको बता देते हैं कि मदर टेरेसा को जो है कब मिला था, तो 1979 में मिला था नोबेल पुरस्कार। और फिर 1980 में, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1980 में जो है इनको भारत रत्न मिला था। और ये मत समझिएगा कि ये जो है पहले विदेशी हो गए जिनको भारत रत्न मिला था, नहीं, इनको जो है ना भारत की का नागरिकता दे दिया गया था, इसलिए इनको विदेशी नहीं माना जाता है। अगर बोला जाए कि प्रथम विदेशी नागरिक जिनको कि मिला था भारत रत्न, तो वो थे आपका खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको कि सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो सीमांत गांधी के खान अब्दुल गफ्फार, इनको कब मिला था ये याद रखिएगा, 1987 में मिला था। 1987 में मिला था इनको। और फिर इसके बाद अगर बात किया जाए तो 1990 में मिला था। किनको मिला था, तो नेल्सन मंडेला को मिला था। और नेल्सन मंडेला की एक प्रसिद्ध पुस्तक याद रखिएगा, माई लाइफ इज स्ट्रगल, ऐसे कुछ नाम था। स्ट्रगल इज माई लाइफ, ये था उनका पुस्तक नेल्सन मंडेला का। चलिए हम लोग अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। इस सवाल पर बहुत ज़्यादा रुक गए हम लोग। देखिए हाँ, ये सवाल खिलाफत आंदोलन जो चलाया गया था ना, वो 1919 में चला गया था। सवाल मतलब ये ऐसा कंडीशन है कि कहा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध आपको पता होगा कि 1914 से लेकर के ये 1918 तक चला था, 4 साल तक चला था। और इसके 4 साल के बाद जो है वो 1900 का इसी में कहा गया था, अंग्रेज ने कहा था कि देखिए भाई, हम तुर्की में जो है खलीफा के पद को समाप्त नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेज ने क्या किया, खलीफा के पद को इन्होंने समाप्त कर दिया। अब ऐसा होने के साथ में मुस्लिम लोग पगला गया। पगलने का मतलब क्या कि इन लोगों ने जो है अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन शुरू कर दिया। कब, तो याद रखिएगा 1919 में। अब देखिए इसमें जो है 2 व्यक्ति महत्वपूर्ण थे, एक थे मोहम्मद अली, दूसरे थे शौकत अली। कौन कौन 2 व्यक्ति थे, तो एक थे मोहम्मद अली, दूसरे थे शौकत अली। तो इन दोनों ने मिल करके जो है खिलाफत आंदोलन को आगे बढ़ाया। और इन्हीं दोनों मिला करके कहते हैं अली बंधु। मोहम्मद अली शौकत अली से हो गया अली बंधु। ठीक है, और इसमें जो है ना आपको क्या कहते हैं, इसमें आपको हिंदू प्लस में मुसलमान, इन दोनों का समर्थन इसमें पूर्ण रूप से दिया गया था। ठीक है, अगला सवाल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, इनपुट डिवाइस नहीं। इनपुट डिवाइस का मतलब क्या हो गया, इनपुट का मतलब जाना अंदर। आप जैसे मोबाइल में आप कीबोर्ड में जब बटन दाबते हैं तो कीबोर्ड क्या हो गया, आपका इनपुट हो गया। क्या है कि उसमें जा रहा है। उसके बाद वो जो आप बारकोड को जो स्कैन करते हैं, स्कैनर, तो वो क्या करता है, उसको ले करके अंदर लेता है और फिर उसका प्रोसेसिंग करता है। तो जो भी अंदर लेता है उसको कहेंगे इनपुट, और जो भी बाहर करता है उसको कहते हैं आउटपुट। क्या कहते हैं, आउटपुट। तो इसी कंडीशन में इनपुट डिवाइस नहीं है, मतलब जो बाहर करता है। तो प्लॉटर जो होता है ना, वो फोटो के रूप में होता है, ये बाहर चीज़ करता है। तो इसलिए ये क्या हो गया, इनपुट डिवाइस नहीं है ये। ठीक है।
अगले सवाल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कुछ इस तरह से है। सवाल में कह रहा है कि कुल लागत प्रति इकाई उत्पादन लागत, प्रति इकाई उत्पादन लागत ही होता है आपका औसत लागत। ये देखिए मैथमेटिक्स की भाषा है, अगर आप मैथमेटिक्स में होते तो आपको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देते, लेकिन फिलहाल यहाँ पे इसको बस रट लीजिए कि प्रति इकाई औसत उत्पादन को क्या कहा जाता है, तो औसत लागत। प्रति इकाई उत्पादन लागत को क्या कहा जाता है, औसत लागत। ठीक है, अगले सवाल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। औपनिवेशिक शासन की स्थापना जो है वो सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो याद रखिएगा कहाँ हुई थी, बंगाल में हुई थी। औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ हुई थी, बंगाल में हुई थी। कब हुई थी, तो 23 जून 1757 में, 23 जून 1757 में जो हुआ था प्लासी का युद्ध। उसके बाद प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला को इन्होंने पराजित कर दिया था। अंग्रेज ने किसको पराजित किया था, सिराजुद्दौला को। किसकी मदद से, तो भारतीय मिर्जाफर एक व्यक्ति था, उनके सहयोग से। जब सिराजुद्दौला को 23 जून 1757 में हरा दिया था, और उस समय याद रखिएगा अंग्रेज का जो कौन था नायक, तो लॉर्ड क्लाइव, तो उसने जब हरा दिया था तो मिर्जाफर को बना दिया, गद्दी पर बैठा दिया गया पालथी मार के, लेकिन बेचारा उससे संभला नहीं। अंग्रेज ने सोचा कि मिर्जाफर से थोड़ा सा होशियार आदमी होना चाहिए, तो मीर कासिम को बोला देख भाई तू बनेगा, तो बोला कि हाँ बन जाऊँगा, क्या फ़र्क पड़ता है, शासक बनने में क्या दिक्कत है। तो मिर्जाफर को लात मार के भगा दिया और फिर मीर कासिम को बना दिया। मीर कासिम था थोड़ा सा होशियार, वो सोचा कि देखिए अंग्रेज लोग जो है बहुत मनमानी कर रहा था, इसको अलग तरीके से देखिए। मीर कासिम भी जो गद्दी पर बैठा था ना, वो अपने ही फायदे के लिए बैठा था, लेकिन उसको रहते रहते ये समझ में आ गया कि अंग्रेज लोगों को दबाना है तो ऐसे तो होगा नहीं। तो ये मीर कासिम जो है वो क्या किया कि ये चला गया आपको शाह आलम द्वितीय के पास। देखिए हम आप यहाँ पर लिखने में दिक्कत होती है, नहीं तो हम आपको अच्छे से लिख देते। शाह आलम द्वितीय थे, दूसरे थे कौन, सुजाउद्दौला। देखिए सुजाउद्दौला, देखिए सिराजुद्दौला खत्म, अब है सुजाउद्दौला, और फिर तीसरे जो व्यक्ति हैं वो है कौन, मीर कासिम। ये सब मिल करके सोचा कि अब हम तीनों अगर मिल जाएंगे ना तो हो सकता है कि अंग्रेज लोग हमसे परास्त हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इन लोगों ने मिल करके कौन सा युद्ध किया, बक्सर का युद्ध। बक्सर कहाँ है, तो समझ याद रखिएगा बिहार में है। बक्सर का युद्ध हुआ कब, 1764 में, और इस युद्ध में अंग्रेज ने बुरी तरह से इन लोगों को पराजित किया। और अगर पूछा जाए कि अंग्रेज में कौन था, तो याद रखिएगा हेक्टर मुनरो था। और वहीं पूछा जाए कि 1757 में कौन था अंग्रेज का नायक, तो वहाँ था लॉर्ड क्लाइव, लेकिन बक्सर के युद्ध में कौन था, हेक्टर मुनरो, टॉमस मुनरो, ये दोनों लगभग सेम ही है। मुनरो बस ये आप याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला इस सवाल में। इसके अलावा आप याद रखिएगा आपको सॉरी देखिए, इसके अलावा आप याद रखिएगा कि ये तो था आपका प्लासी का युद्ध 1757। और उसके बाद जो है आपको एक और याद होगा 1760 में भी कोई युद्ध हुआ था क्या, तो कहिएगा कि हाँ जी हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था, तो वॉडिवॉर्स का युद्ध। किसके बीच में, तो अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में हुआ था, जिसमें कि अंग्रेज लोगों ने जो है फ्रांस के लोगों को खूब पीट करके उसका हालत ख़राब कर दिया। अब यहाँ से देखिए वो आप जीके का क्वेश्चन याद रखिएगा कि इंग्लैंड और फ्रेंच जो है ना ये भूमिगत सुरंग से जुड़ा हुआ है, मतलब कि अंदर ऊपर में जल है, भीतर सुरंग बना हुआ है, उसी के द्वारा जो है इंग्लैंड और फ्रांस ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। अब समझ लीजिए, ये तो था कि 1760 में जो है अंग्रेज लोगों ने फ्रेंच को यहाँ से मार करके भगा दिया। अब आपका डच जो बचा उसके साथ में युद्ध किया था इसने, बेदरा का युद्ध। क्या था, कौन सा युद्ध किया था इसके साथ में, बेदरा का युद्ध कब किया था, तो इससे पहले किया था 1959, यानी कि 1959 में सबसे पहले किसको भगाया, डच को भगाया अंग्रेज ने। उसके बाद 1760 में किसको भगाया, तो क्या कहते हैं उनको, फ्रांसीसियों को भगा दिया यहाँ से। ठीक है, चलिए हम लोग अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। आपका वीडियो काफ़ी लंबा चौड़ा होने वाला है, लेकिन इस वीडियो में जो मैं आपको बहुत सारा चीज़ स्टैटिक पोर्शन आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए
तमिल नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? ये पूछा है, तमिल नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा वरुषा पिड़ाप्पू। क्या नाम याद रखिएगा? वरुषा पिड़ाप्पू। अब देखिए तमिल में जो नया साल मनाया जाता है ना, तो वो 14 अप्रैल के आसपास मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल के आसपास बनाया जाता है। और ये वीडियो हम कब बना रहे हैं? तो आज है आपका 27 फरवरी है, तो 27 फरवरी है, मतलब अभी 14 अप्रैल को मनाया जाने वाला है। अब अगला देखिए उगादी। उगादी भी जो है ये नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, लेकिन ये उगादी जो है मनाया जाता है आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उगादी मनाया जाता है। ठीक है, अगला है विशु। विशु कहाँ मनाया जाता है? तो विशु जो है ना वो आपको केरल में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका तीनों नाम था। और हाँ, असम में भी एक त्योहार होता है, नाम तो आप जानते ही होंगे, नाम कौन सा है? तो ये है बिहू। क्या नाम है? बिहू। ये भी नववर्ष के ही रूप में मनाया जाता है, ये भी जो है आपका नववर्ष के ही रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या देखा कि तमिल यहाँ हमने जो टोटल नाम देखा वो क्या क्या देखा? तो एक हमने देखा वरुषा पिड़ाप्पू, और फिर दूसरा हमने क्या देखा? उगादी, और फिर तीसरा हमने क्या देखा? विशु। अब देखिए सबका अलग अलग है। उगादी, उगादी कहाँ का है? तो यहाँ पर आपका एगो मिल जाएगा कौन सा? तेलंगाना, दूसरा आंध्र प्रदेश। वरुषा पिड़ाप्पू ये जो है आपका है तमिलनाडु का, और केरल का कौन सा है? तो विशु। ठीक है, ये सब आपको नाम याद रहने चाहिए। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में यही है कि कह रहा है कि पूर्वी तट। अब देखिए पूर्वी तट का मतलब क्या? पश्चिमी तट नहीं आना चाहिए, जैसे ये आपका ऐसे भारत बना हुआ, तो ये है आपका पूर्वी तट और ये है आपका पश्चिमी तट, तो पूर्वी तट पर होना चाहिए। अब देखिए कांडला बंदरगाह जो है ना ये आपको गुजरात में पड़ता है, आपका नहीं हो सकता है। बाकी आपका 3 ऑप्शन बचता है कि है विशाखापत्तनम, फिर है आपका चेन्नई, और फिर है आपका पारादीप बंदरगाह। अब देखिए आपको यहाँ से ये भी याद रखना चाहिए कि चेन्नई कहाँ है। चेन्नई जो है वो आपको तमिलनाडु में है, विशाखापत्तनम जो है यह आपको आंध्र प्रदेश में है, और पारादीप कहाँ है? तो ये आपको उड़ीसा में है। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे पूछा है कि कृत्रिम बंदरगाह और सबसे पुराना बंदरगाह, तो वो याद रखिएगा कौन सा है? तो चेन्नई। चेन्नई जो है वो सबसे पुराना बंदरगाह है, और विशाखापत्तनम की क्या खासियत है? तो ये सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, चलिए, और यहाँ से एक और आप याद रखिएगा कि ये जो आपका दिख रहा है कांडला पोर्ट, इसका जो ये जो बनाया गया था ना, ये बनाया गया था 1950 में। आज़ादी के बाद जो है इसी का गठन, इसी को बनाया गया था सबसे पहला। क्यों? क्योंकि कराची बंदरगाह चला गया था क्या कहते पाकिस्तान के हाथ में, तो भारत ने के लिए ये बनना जरूरी था, तो कांडला पोर्ट जो है वो 1950 में बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, और अभी फिलहाल अगर बात किया जाए कि सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो याद रखिएगा कि कौन सा है? तो वो है मुंबई बंदरगाह। और कृत्रिम रूप से सबसे बड़े बंदरगाह की बात की जाए तो वो आप लगभग में आप याद रख सकते हैं, नहीं 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 नहीं, नहीं। कृत्रिम में भी सबसे बड़ा बंदरगाह ये नहीं है। कौन सा है? तो वो याद रखिएगा, वो जो है एक नाम सुने होंगे, नहावा सेवा बंदरगाह, इसी को कहते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। यही है आपका कृत्रिम रूप से सबसे बड़ा बंदरगाह। ठीक है, और अगर इसके अलावा अगर हम बात करें प्राकृतिक रूप से सबसे बड़ा बंदरगाह, तो वो है मुंबई। मुंबई जो है ना आपका प्राकृतिक बंदरगाह। देखिए इससे बंदरगाह से सवाल पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ये जो चेन्नई ना ये आपका कृत्रिम है। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा कि ऑप्शन में ही आपको चेन्नई ही दिया रहेगा, चेन्नई के अलावा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। अगला सवाल देख लीजिए, अगले सवाल में क्या कहा जा रहा है। अगला सवाल ये है कि आप इसको फॉर्मूला बताना है कि कौन सा फॉर्मूला सही है। तो आपको भी पता है कि इसमें जो होता है वो शुद्ध निवेश। शुद्ध निवेश क्या होता है? सकल निवेश में से आप घटा दीजिए मूल्य ह्रास को। सकल निवेश में से आप घटा दीजिए मूल्य ह्रास को, जो वो जो होता है वो शुद्ध निवेश होता है। फिर से आपको बता दो, सकल निवेश से आप घटा दीजिए मूल्य ह्रास को, तो आपको जो बचता है वही क्या बचता है? शुद्ध निवेश बचता है। ठीक है, अगले सवाल पर हम लोग
आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कुछ इस तरह से है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था? तो यहाँ तक पढ़ने के साथ ही आपको पता चल गया होगा, हथकरघा नहीं जी, कौन सा, चरखा, चरखा को बनाया गया था। चलिए हम लोग अगले सवाल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कुछ इस तरह से है कि ये सवाल जो है आपको पूछा हुआ है गोलमेज सम्मेलन के बारे में। अब आपको भी पता होगा कि भारत में जो है गोलमेज सम्मेलन जो है मुख्य रूप से 3 वो हुआ था। एक हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा जो हुआ था वो 1932 में हुआ था। और ये जो थे महात्मा गांधी वो केवल 1931 में भाग लिया था। और ये जो थे, क्या नाम था इनका, इनका नाम जो था, नाम भी ये भूल रहे भाई, क्या नाम था, अंबेडकर। अंबेडकर साहब जो थे वो तीनों में शामिल थे, 1930 में भी थे, 1931 में भी थे, 1932 में भी थे। अब इसके बारे में छोटा सा आपको कहानी मैं बता देता हूँ। ये 1930 में कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था। 1931 में जो है महात्मा गांधी भाग लिया था, और इसमें सरोजिनी नायडू भी थे। सरोजिनी नायडू को जो है नाइटिंगेल का उपाधि दिया था किन्होंने, तो महात्मा गांधी ने ही दिया था, इसको भी आप याद रखिएगा। अब देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप का उपाधि दिया गया था। कब दिया गया था, सॉरी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप का उपाधि दिया गया था। क्यों, तो क्रीमिया का जो युद्ध हुआ था तो उस समय इन्होंने घायल सैनिकों की बहुत ज़्यादा मदद की थी, जिसकी वजह से। अब देखिए इसके बारे में बतलाते हैं। 1930 में तो अंग्रेज के क्या कहते हैं, पर कांग्रेस की तरफ से तो कोई भाग ही नहीं लिया, ठीक है। अब 1931 की जब बात आती है तो ये सांप्रदायिकता की वजह से जो है ना महात्मा गांधी बीच में छोड़ छाड़ के भाग आए भारत। अब जब भाग आए तो उस समय क्या था कि रैमजे मैकडोनाल्ड, क्या नाम था उनका, रैमजे मैकडोनाल्ड, इन्होंने क्या किया था कि दलितों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की घोषणा कर दी इन्होंने, रैमजे मैकडोनाल्ड ने। तो बस मतलब 1931 के बाद रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए एक अलग से निर्वाचन मंडल की घोषणा कर दी। तो बस महात्मा गांधी को ये बात तो रहा नहीं गया, इसी चीज़ को इसी चीज़ की वजह से तो भारत आए थे 1931 को छोड़ करके। तब जो है 1932 में होता है यरवदा जेल में, वो जो है आमरण अनशन कर देते हैं। कौन, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को बुझाने में इनको समय लग गया, भीमराव अंबेडकर को। तो इनके साथ में अंबेडकर का एक जो है समझौता हुआ था, पुणे पैक्ट के नाम से उसको जाना जाता है। कब, तो 1932 में हुआ था, सितंबर 1932 में ये चीज़ हुआ था। और इसके तहत जो है दलितों का जो अलग से निर्वाचन मंडल की जो स्थापना थी वो उसको रद्द कर दिया गया। बाद बाकी उसी जनरल में ही उसके सीट का जो है आरक्षण किया गया, और इसमें अधिक सीटों पर दलितों को ही बैठा गया। ठीक है, चलिए हम लोग अगले सवाल पर अब आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका बहुत ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से, और आपका 7 सवाल है। सवाल देखिए क्या कह रहे हैं, वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या किस रूप में संदर्भित किया जाता है। देखिए, जब भी आप इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन देखते हैं ना तो सबसे पहले आप छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, लेकिन आप इस सवाल को देखिए, क्या नहीं बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। निर्यात का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट, या आयात का मतलब क्या होता है, इम्पोर्ट। अगर इस दोनों का संतुलन हो गया, मान लीजिए आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, आप जितना बेचते हैं उतना ही लेते हैं, जितना लेते हैं उतना ही बेचते हैं, तो आप नहीं कहिएगा व्यापार जो है संतुलन में चल रहा है। तो ये तो आपका आंसर है। बात समझ में आया। सवाल नहीं भी बने तो एक बार जरूर कोशिश किया कीजिए कि सवाल कैसे बन सकता है, तो सवाल जरूर बन जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि डैश में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली वात्या भट्टी का उद्घाटन कर राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया था। अब एक बात याद रखिएगा कि भारत में जो है ना सबसे पहला जो चला था पंचवर्षीय योजना, वो शुरुआत कब की गई थी, तो याद रखिएगा वो 1951 से 56, ये जो था आपका पहला था। दूसरा जो था वो 1956 से 1961 था,
5 साल का होना चाहिए ना जी, इसीलिए 5 साल। पहला जो पंचवर्षीय योजना था उसमें कहा गया कि देखिए हम जो है केवल और केवल कृषि पर ध्यान देंगे क्योंकि उस समय जो था भारत हमारा बहुत पिछड़ा हुआ देश था, बहुत ज़्यादा भुखमरी थी इस वजह से। और जब ये सब एकदम ठीक चला, ये योजना जो है जब सक्सेस हो गया तो उन्होंने कहा चलो अब जो है हम लोग ध्यान देते हैं उद्योग धंधे पर। ये ना आता है पहला जो है आपका अगर प्राथमिक क्षेत्र की बात किया जाए अर्थशास्त्र में तो वो 3 प्रकार का सेवा क्षेत्र आता है। पहला प्राथमिकी, दूसरा जो है जिसमें कि आपको आता है उद्योग धंधा, और तीसरा जो है इसमें आता है सेवा। अब देखिए जो भी देश पिछड़ा हुआ देश है, कोई भी देश कितना पिछड़ा हुआ देश है, वहाँ याद रखिएगा वहाँ पहला जो है इसका योगदान ज़्यादा होगा, और कौन सा देश सबसे ज़्यादा विकसित है तो वहाँ तीसरा सबसे ज़्यादा होगा। तो समझ सकते हो उसमें भारत हमारा बहुत पिछड़ा हुआ देश था। तो दूसरा जो था वो उसका नाम कौन सा था, उसका नाम था पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस का एक और नाम था जवाहर नेहरू महालनोबिस मॉडल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब पहला वाला तो हैमर होल्ड पर तो आधारित था ही नहीं 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 नहीं, ऐसा ही कुछ नाम था, हैमर कुछ नाम था, हमको ठीक से ध्यान नहीं है। तो इसमें ही टोटल जो है उस समय जो गठन बनाया गया था स्टील प्लांट वो इसमें बनाया गया था। अब देखिए कब कब बनाया गया था, अब इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। 1900 सबसे पहला जो है राउरकेला जो स्टील प्लांट स्थापित किया गया था वो किसके मदद से स्थापित किया गया था, तो जर्मनी के कहने पर स्थापित किया गया था। और कब, तो 1959। ठीक है, राउरकेला हो गया। फिर दूसरा आता है भिलाई, क्या नाम है इसका, भिलाई। और ये जो बनाया गया था ये रूस के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। और ये भिलाई कहाँ है, तो याद रखिएगा ये है छत्तीसगढ़ में है। और इसके अलावे ये तो हो गया राउरकेला भी हो गया। अब देखिए दुर्गापुर में जो है इसकी जो स्थापना हुई थी वो की थी किसने, ये किया था ब्रिटेन ने। ये किसने किया था, तो ब्रिटेन ने किया था। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें 1964 की, 1964 में जो है वो जो स्थापना किया गया था वो था बोकारो। कौन सा था, बोकारो था। और ये जो है ये भी बनाया गया था रूस के ही सहयोग से। और ये सब हाँ ये भी याद रखिएगा, ये जो बात बाकी तीनों जो था राउरकेला हो गया और फिर इससे दुर्गापुर हो गया और फिर भिलाई, ये तीनों जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के ही तहत लाया गया है। लेकिन बोकारो जो है ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत नहीं लाया गया है, ये 1964 में लाया गया है। अगर ये 1964 में लाया गया है तो आप ही सोचिए कि ये दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था 56 से 61 क्या इसमें है, नहीं है। तो ये जो है बोकारो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं लाया गया। ठीक, चलिए हम लोग अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अस्थाई बंदोबस्त। अच्छा, कब लागू किया गया था, तो 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लाया गया था। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। उस समय वर्धमान का राजा कौन था, तो याद रखिएगा तेजचंद। अब सोच लीजिए सवाल हम कभी पढ़े नहीं है लेकिन ये सवाल भी एग्जाम में पूछ लिया गया। देख रहे कितना हार्ड शिफ्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है। अब अगला सवाल है कि तंजावुर किसकी राजधानी हुआ करती थी, तो चोल वंश की राजधानी तंजावुर ही हुआ करती थी। वहाँ पर जो है राज प्रथम ने किस मंदिर का निर्माण कराया था, तो आपको देखने से ही लग रहा है बृहदेश्वर मंदिर। कौन सा है, बृहदेश्वर मंदिर। ये इसका निर्माण किसने कराया था, राज प्रथम ने करवाया था। कहाँ पर करवाया था, तंजावुर में करवाया था। ठीक है, अब देखिए बृहदेश्वर मंदिर के बारे में भी बहुत सारी बातें हैं कि इस मंदिर का जो निर्माण किया गया था वो नागर शैली में किया गया था। अब आपको ही पता होगा कि दक्षिणी भारत में जो है आपका नागर शैली चलता है, और द्रविड़ शैली चलता है, और उत्तरी भारत में जो इधर नागर शैली चलता है। और इस दोनों का जो मिश्रण जहाँ पर होता है ना उसको कहते हैं बेसर शैली। ठीक है, लेकिन ये बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण कराया था
राजराज प्रथम ने, तो इसके बारे में बृहदेश्वर मंदिर के बारे में एक बात कही जाती है। क्या कही जाती है? तो ये जो है ना भारतीय वास्तुकला का निचोड़ है। बृहदेश्वर मंदिर क्या है? तो भारतीय वास्तुकला का निचोड़ इसको कहा जाता है। ऐसा किसने कहा था? तो याद रखिएगा, पड़सी, क्या है? पड़सी ब्राउन। क्या था? पड़सी ब्राउन। इन्होंने क्या कहा था कि बृहदेश्वर मंदिर जो है ये भारतीय वास्तुकला का निचोड़ है। ठीक, अगले सवाल पर हम लोग आगे बढ़े। चलिए हम लोग अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल कुछ इस तरह से है। सवाल में कह रहा है कि यूएन के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 में निलंबित हो गया था। अब आपको भी पता होगा कि यूएन के टोटल 6 अंग हैं। यूएन के कुल कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं। तो इसमें जो है एक जो है न्यास परिषद, आपको ये भी दिख रहा होगा, ये विधानसभा का मतलब महासभा ही होगा, और ये न्यास परिषद है। इसका जो गठन किया गया था नहीं, इसका गठन मुख्य रूप से इसलिए किया गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जहाँ पर स्वायत्त शासन नहीं किया चला गया है, उसमें मदद की जाए। ठीक है ना। तो 1994 में एक देश था पलाऊ। क्या नाम था? पलाऊ। मैं आपको लिख भी दे रहा हूँ, पलाऊ। ठीक है ना। ये पलाऊ एक देश था। यहाँ पर जब स्वायत्त शासन व्यवस्था जब लागू कर दिया गया, तब फिर सोचा कि चलो भाई न्यास परिषद को अब स्थगित कर देते हैं। तो यहाँ से स्थगित कर दिया गया था। कब? 1994 में। अब देखिए पलाऊ की जो राजधानी है वो कहाँ है? तो याद रखिएगा, नागेरुलमुड। कहाँ था? आपको मैं एक बार नाम भी लिख देता हूँ, नागेरुलमुड। यही था पलाऊ की राजधानी। इसके बाद जो है इसको रद्द कर दे। अब इस सवाल को कहीं पढ़े थे आप? नहीं पढ़े थे, तो कितना हार्ड क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है। अब देखिए शेड्स ऑफ सेफ्रॉन। शेड्स ऑफ सेफ्रॉन ये पुस्तक है, ये किसने लिखा था? तो सबा नकवी। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखिए सेफ्रॉन का मतलब होता है केसर। कहेंगे सेफ्रॉन जो है ना सब नकलिए बेचता है। सेफ्रॉन कोई असली नहीं बेचता, सब नकलिए बेचता है। याद हो गया ना? आप कभी नहीं भूलिएगा, हमेशा से आपको ट्रिक बताएंगे ना, कभी भूल भी नहीं कीजिएगा। लेकिन इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक तो कर दे कीजिएगा। देखिए यूएन में जो है ना अभी तक में टोटल 9 महासचिव आ चुके हैं, और 9वां महासचिव का नाम क्या है? तो वो है एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। कहाँ के हैं वो? तो वो है पुर्तगाल के हैं। ठीक है। लेकिन अगर 8वें की बात की जाए तो 8वें का नाम क्या है? तो बान की मून है। क्या नाम है? एंटोनियो गुटेरस। ये अभी के हैं, यानी कि ये हैं अभी 9वें हैं, और बान की मून जो है ना ये हैं आपके 8वें। तो अब देखिए एंटोनियो गुटेरस ये कहाँ के हैं? तो ये हैं आपके पुर्तगाल के। ठीक है। अब बान की मून कहाँ के थे? तो बान की मून जो है ये दक्षिण कोरिया के थे। लेकिन अगर पूछना है कि यूएन के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली थे। त्रिगवेली कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। अच्छा, त्रिगवेली के बाद दूसरे नंबर के जो थे वो कौन थे? तो वो थे हैमरसोल्ड। कौन थे? डैग हैमरसोल्ड। एक मिनट मैं आपको नाम लिख देता हूँ। इनका नाम था डैग हैमरसोल्ड। ठीक, अगले सवाल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान, कैवां 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था? तो 2012। आंसर आपका हो गया ए नंबर ऑप्शन। 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था? तो 2012 में शुरू किया गया था। शुरुआत कब की गई थी? तो 1975 में की गई थी ऑफिशियली। बाद बाकी थुम्बा से तो पहले भी प्रक्षेपण तो हुआ ही था। 1975 ईस्वी में आर्यभट्ट को छोड़ा गया था, और फिर उसके बाद किसको छोड़ा गया था? 1979 में कल्पना को नहीं, इसमें छोड़ा गया था ना, ये भास्कर 1 को छोड़ा गया था। और फिर
1980 में आपका कौन सा छोड़ा गया था, RS-1 रोहिणी 1, और फिर 1951 में भी छोड़ा गया था, 81 में भी छोड़ा गया था, उसका नाम था एप्पल, फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया था। फिर 2007 में भी छोड़ा गया था, उसका नाम कुछ था SER ऐसे कुछ नाम था, हमको याद नहीं आ रहा, मैंने अभी आपको बताया ही है, SRE ऐसे कुछ नाम है। और इसके साथ में आप याद रखिए कल्पना फर्स्ट, कल्पना आपको भी पता होगा, कल्पना चावला भारतीय जो है वो पहली महिला है जो कि अंतरिक्ष में गई थी, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1-2-3 यानी कि 1 फरवरी 2003 में इनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन इनके नाम से जो था कल्पना फर्स्ट, ये अभियान जो छोड़ा गया था ये कब, 2003 में नहीं, 2002 में। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। देखिए इजी क्वेश्चन तो हर जगह आपको मिल ही जाएगा, लेकिन हार्ड शिफ्ट जो है वो केवल मैं ही कराने वाला हूँ। तो आप भी इस सवाल को करके याद करने की कोशिश कीजिए, याद करने की कोशिश क्या, पूरा याद ही कर लीजिएगा। ठीक है, नमस्कार।